ओके, कल वाले सवाल में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल निकालें। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल निकाल कर ये बताएं कि 1 जनवरी 2015 से लेकर 1 जनवरी 16 तक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल सॉल्यूशन में होगा मेरे भाई। यार किधर घूम रहा है? हाँ चलो देखो सामने। 1 जनवरी 15 से लेकर 1 जनवरी 16 तक कितने पैसे मुसलसल पेएबल रहे और पे नहीं किए? 56.57। 1 जनवरी 15 से लेके 1 जनवरी 16 तक कितने पैसे मुसलसल पेएबल रहे? पिछली रो में जगह, मुसलसल पेएबल रहे और पे नहीं किए। कितने? 56.57। अब बता दें 1 जनवरी 15 से 1 जनवरी 16 तक का जो अरसा है ये साल कौन सा बनता है? 2015। तो ये 15 का पेएबल है या 16 का पेएबल है? 15 का पेएबल, लेकिन पे किस साल हुआ? 16 में हुआ। ओके, इसलिए ये एक्सपेंस किस साल का आएगा जो इंटरेस्ट का कल निकाला था? 15 का, लेकिन पे किस साल में होगा? 16 में। अच्छा, 1 जनवरी 15 से लेके 1 जनवरी 16 तक मुसलसल कितने पैसे पेएबल रहे? 56.57। अच्छा, 1 जनवरी 16 से जल्दी बैठे प्लीज। 1 जनवरी 16 से 1 जनवरी 17 तक मुसलसल कितने पैसे पेएबल रहे? 42.23। अच्छा, ये अरसा कौन सा बनता है? 16 का पूरा साल बनता है। जब ये 16 का पूरा साल बनता है तो इसका मतलब है ये 16 का इंटरेस्ट है, लेकिन पे किस साल हो रहा है? 17 में। थोड़ा सा नीचे होके गुजरा करो, सेकंड लास्ट रो में। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद बता दें 1 जनवरी 17 से 1 जनवरी 18 तक मुसलसल कितने पैसे पेएबल रहे? इसको ऊपर कर दो, इस वाले एसी के पिन को। हाँ, रिमोट। 1 जनवरी 17 से 1 जनवरी 18 तक मुसलसल कितने पैसे पेएबल रहे? इस पर जो अरसा बनता है वो कौन सा बनता है? 17 का पूरा साल। 17 का, तो 17 के पूरा साल का इंटरेस्ट 17 के आखिरी दिन पे किया या 18 के पहले दिन? 18 के पहले दिन। ओके, अच्छा आखिर में बताएं 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक का अरसा कौन सा बनता है? किधर देख रहे? इधर तो कुछ लिखा ही नहीं। 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक ये अरसा कौन सा बनता है? 18 का साल। 18 के साल का इंटरेस्ट 19 के पहले दिन पे किया या 18 के साल का इंटरेस्ट 18 के आखिरी दिन पे कर दिया? भाई ये 18 के साल का इंटरेस्ट था, इसलिए कल आप लोग जो एंड पे कह रहे थे कि 0.9 को भी पेएबल में शो करें। पेएबल में कैसे शो करें? हम तो किसकी बैलेंस शीट बना रहे थे? 17 की। तो 17 की बैलेंस शीट में बोलें इंटरेस्ट जो पेएबल आएगा वो 17 के साल का आएगा या 18 के साल का भी आएगा? सिर्फ 17 के साल का आएगा। ओके, आज वाला सवाल निकाल लें। भाई जरा एंड से बैठा करें, फिर एंड तक मसला रहता है आप लोगों को। एंड पे अभी भी नहीं आप एंड पे गए, अभी भी एंड तक इसी तरह फिर होता रहेगा। आज वाला सवाल निकालें। ऑन 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 को BTL एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। BTL ने एक मशीन ली लीज पर फ्रॉम अ बैंक। डिटेल्स ऑफ लीज आर एज फॉलोज। लीज की डिटेल ये हैं। Cost of the machine is 40 million. The lease term and useful life is 3 years and 10 years respectively. लीज 3 साल की है और लाइफ 10 साल। ओके, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 6 million is to be paid semi annually in arrears. arrears का क्या मतलब है? 6 महीने के आखिर में। एरियर्स का क्या मतलब है? 6 महीने के आखिर में। ओके, ऑन 31 दिसंबर एंड 30 जून। अभी से जगह बना दो। ऑन 31 दिसंबर एंड 30 जून ईच ईयर।
द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम। अच्छा भाई, ये पर एनम रेट है, लेकिन हमें पर एनम नहीं चाहिए, बिकॉज सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो 10% अगर साल का रेट है तो हमारी इंस्टॉलमेंट साल की हैं या 6 महीने की हैं? तो 6 महीने का रेट क्या बनेगा? 10% को सिंपल 2 से डिवाइड कर दें जी, कैलकुलेटर पर करने की जरूरत नहीं। कितने परसेंट बन गया? 5%। सो लिख लें 5% रेट हम यूज़ करेंगे सवाल में। ये 5% रेट कौन सा है? एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है? सेमी एनुअल। 5% सेमी एनुअल रेट है। ओके, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट, नोट्स टू द फाइनेंशियल। नोट्स भी देखते हैं अगर आज टाइम मिला तो, अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़े, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस। चलें छोड़ें, पहले सवाल शुरू। ओके, लीज कब शुरू हो रही है? 1 जुलाई 2010 को। ओके, पहला साल कब एंड होगा? अच्छा, ईयर एंड नीचे 30 जून है, 31 दिसंबर है रिक्वायरमेंट में, 30 जून। ओके, यकम जुलाई 2010 को पहला साल शुरू होगा। तो पहला साल कब खत्म होगा? 30/11। दूसरा 30/12। तीसरा 30/13। ओके, ये कौन सी डेट होगी? 31 दिसंबर 11 का नहीं, 10। ये कौन सी डेट होगी? 31 दिसंबर 11। ये कौन सी डेट होगी? 31 दिसंबर 12। अब बता दें, जो किराया है उसको हमने कैसे पे करना है, बाद में या पहले? भाई थर्ड रो में आए और टाइम पे आया करें जल्दी। ओके, बाद में। देखें इधर, ये 6 महीने इस्तेमाल होगा एसेट, फिर यहां पे हम किराया पे करेंगे। कितना? 6। नाउ वी विल स्टैंड ऑन 1 जुलाई 2010 और सारे 6 को बुलाएंगे। 6 6 6 6 6 6, सारे 6 को हमने इधर बुलाना है। आप बता दें इसके लिए एनओटी का फॉर्मूला यूज करें या सिंपल डिस्काउंट का? एनओटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। नोट करना है कर लें। वर्किंग 1 शुरू करते हैं, लीज पेमेंट्स। और ऊपर कर दें। आए फर्स्ट रो में आए जी। लीज पेमेंट्स बोलें कितनी है? ₹6 मिलियन की 6 इंस्टॉलमेंट्स जी। कितना बन जाएगा? ₹36 मिलियन।
Okay. Now we will calculate present value of lease payments. One minus one plus I raised to power minus n divided by I. ओके, सेकंड रो में आ जाए, टाइम पे आया करें। सेकंड रो में जगह दे दें, ज़्यादा व्हाइट बोर्ड पे इधर नहीं लिखेंगे। ओके, ₹6 million into 1 minus 1.05 रेज टू पावर। जी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? अब साल 3 है, लेकिन हमें साल नहीं चाहिए, हमें सेमी एनुअल पीरियड्स चाहिए। साल 3 है, सेमी एनुअल पीरियड्स कितने हैं? साल 3 है, सेमी एनुअल पीरियड साल कितने हैं? 3। बट 3 साल में कितने सेमी एनुअल पीरियड्स आएंगे? आपकी आंखों के सामने है, 1 2 3 4 5 6। तो अब बता दें n को 6 लेंगे या n को 3 लेंगे? वो एनुअल का सवाल था, तो n को क्या ले रहे थे, अभी n को क्या लेंगे? हाउ मेनी सेमी एनुअल पीरियड्स आर देयर इन 3 years? 6। और अगर यही सवाल एडवांस का होता, एरियर का ना होता, तो 1 6 तो इधर चला जाता, तो पीछे कितने सेमी एनुअल बचते? 5 सेमी एनुअल बचते। लेकिन अभी कितने हैं? 6। ओके जी, डिवाइडेड बाय 0.05। क्लियर? तो अगर ये साल का सवाल होता तो n को हम 3 लेते, लेकिन अभी ये सेमी एनुअल का सवाल है, तो 3 साल में कितने सेमी एनुअल पीरियड्स आते हैं? 6 इज इक्वल टू 30.45। अच्छा, इसको आज एक डिजिट में अगर करें तो क्या हरज? ट्राई कर लेते हैं एक डिजिट में। अभी तक कितने डिजिट्स में सवाल सॉल्व कर रहे हैं? 2 में। आज जरा एक डिजिट में इसको ट्राई करें। 30.5 4 5 राउंड होके क्या हो जाएगा? 5। जब 5 उड़ेगा तो 4 क्या हो जाएगा? क्लियर? तो अब हम सोच रहे हैं पॉइंट के बाद आज एक डिजिट यूज कर लेते हैं, मर्जी होती है आपकी, कोई हर्ज नहीं इसमें। 30.45 5 को उड़ाया तो 5 4 पे अपने असरात छोड़ के जाएगा, सोबत का असर होता है। ओके ओके, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करेंगे।
जी किससे शुरू करेंगे? लेट्स सी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाना शुरू करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। जी कैलकुलेटर को सेट कर लिया पॉइंट के बाद एक डिजिट पे? कितने लोगों ने सेट कर लिया? हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, कितने लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये सेट भी करना है और घर जाके फिक्र ही नहीं की इसकी? वो हाथ खड़ा करें। कहा भी था सेट किया करना है। चलें ठीक है, अभी कोई मसला नहीं। अभी भी अगर सेट नहीं किया तो फिर दिमाग लगाने के लिए तैयार हो जाएं। ओके जी, पहला किराया कब पे? अच्छा इधर देखें प्लीज़, उधर नहीं देखना। यकम जुलाई 10 है तो पहला किराया कब पे होगा? 31/12/10। यकम जुलाई 10 है, पहला किराया कब पे होगा? 31/12/10। अभी जरा ऐसे सोचते रहें और डेट्स लिखते रहें। 31/12/10 6 महीने। पहला किराया एडवांस में पे होगा, एरियर में पे होगा? यकम जुलाई 10, पहला किराया 31/12/10, दूसरा किराया 30/6/11। ये एक साल मुकम्मल हो जाएगा, ये एक साल मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा जी, अगला किराया कब पे होगा? 31/12/11, उसके बाद 30/6/12। अच्छा जी, अगला किराया 31/12/12 और 30/6/13। ये एक साल है। देखिए 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 देखिए, ये पहला साल है, ये ऊपर देखें, ये पहले साल के छठे महीने का एंड है, ये पहले साल के 12वें महीने का, ये दूसरे साल के छठे महीने का एंड है। आज 30 जून का सवाल हम कर रहे हैं इसलिए ताकि ये बात भी समझ आए। ये दूसरे साल के, ये तीसरे साल के 12वें महीने का एंड है। ओके, इंटरेस्ट रेट एट 5%। चलें जी, 30.5 के ऊपर 5% लगाएं। 1.5 वैसे क्या आ रहा है कैलकुलेटर पे? 1.52। ओके 1.52। अगर 2 को उड़ाएंगे 5 पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, ये भी छोटा है, इसकी सोबत के असरात नहीं पड़ेंगे 5 पे, तो 1.5 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट, अच्छा इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 6 तो पहला हो गया 1.5। आपने किया क्या करना है? 1.5 के बाद अगला वाला डिजिट देखना है, अगला वाला डिजिट देखना है। अगर 5 से ऊपर है या 5 है तो उसको राउंड कर दिया करना है, वरना उसको एज इट इज छोड़ दिया करना है। ओके जी, 6 में से आप माइनस करें जरा 1.5, 4.5 जी, 26.0 जी, 26 पे लगाएं 5%। मेरे साथ साथ चलिएगा, कहीं आप कुछ और कर रहे हो, मैं राउंडिंग कुछ और यूज कर रहा हूँ, फिर मसला आएगा। जवाब क्या आ रहा है? 1.3। कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट 1.3 आ रहा है। ओके 1.3 जी, 4.7 20 1.3। ओके नेक्स्ट लगाएं जी इसके ऊपर 1.1। अच्छा 6/12 क्यों नहीं करना पड़ा बार बार? ये देखें, ये तो 6 महीने हैं, 6/12 क्यों नहीं करना पड़ा? वो शुरू में रेट असल में था 10%, तो आपने उसको 6/12 कर लिया था तो ये 5% हो गया था, तो रेट को ही आपने शुरू में बदल लिया हुआ। ओके 16.4। ओके चलें जी आगे।
0.8, 5.2, 11.2। आपका कैलकुलेटर नहीं है निकालो, करो। ओके, 11.2 इंटू 5%, 0.6, 5.4 जी, 5.8 जी। नहीं अब आप नहीं, एक मिनट, पहले ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं कि बैलेंस जीरो आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा। 5.8 पे लगाएं, कितना आ रहा है? 0.3। अब अगर 0.3 करें तो इधर, अब ये 0.1। तो अगर आखिरी साल बैलेंस जीरो ना आए, तो आखिरी साल बैलेंस जीरो ना आए तो आपको क्या कहा था? इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, बल्कि बैलेंसिंग निकालना है। क्या करना है? बैलेंसिंग निकालना है जी। आप बता दें इधर मैं कितना लिख लूं, तो इंटरेस्ट को कितना कर दें? 0.2। अगर आपने 0.3 लिखा तो इसका जवाब वो इंटरेस्ट जो इधर से निकलता था उसके फिर बराबर नहीं आएगा जी, 0। So it is amortization schedule. इस रो में आए, आप भी बना दे जगह, एक बंदा अगर आया तो। Okay, the things are very simple now. ज़बानी एंट्रीज बता दें जी, बोले। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल ही पे हो गया, ठीक है। ये एक साल की एंट्रीज हो गई, ये एक साल की एंट्रीज हो गई। फिर आगे दूसरा साल शुरू होगा और तीसरा साल शुरू होगा। ये एक साल है, ऐसा ही है। हमारा साल दिसंबर नहीं है ना, ये एक साल है, ये पहला साल है जी। ये कौन सा साल है? दूसरा, क्योंकि दूसरा साल कब एंड हो रहा है? 30/6/12 को। और ये कौन सा साल है? तीसरा साल है, ठीक है। तो पहले साल की एंट्री शुरू करते हैं। ओके, BTL जर्नल एंट्रीज, इसमें अपनी आसानी के लिए ना इस तरह लिख लीजिएगा, 30 जून 11 का साल। कल तक मैं खाली 11 लिखता था बिकॉज दिसंबर एंड था। अब 30 जून है तो एंट्री ऊपर देख के जरा याद रहेगा 30 जून हमारा ईयर एंड है। तो पहला साल है हमारा 30 जून 11 का। इसमें सबसे पहली एंट्री होगी 1 जुलाई 2010 को। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट जी।
अच्छा, ये हमेशा किससे आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। और ये बैलेंसिंग, ये जरा नई बात की है, ऊपर देखें। लीज लायबिलिटी, लायबिलिटी लीज की मद में कितनी है? प्रिंसिपल की मद में 30.5। और ये राइट ऑफ यूज जो एसेट की कॉस्ट है वो बैलेंसिंग आया करेगी। बैलेंसिंग का क्या मतलब है? कल कला को ऐसा भी हो सकता है कि एसेट खरीदने के लिए हम कोई ट्रांसपोर्टेशन के पैसे इनकर करें, तो वो फिर कैश क्रेडिट होगा, तो ये इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो पैसे हमने लेसर को नहीं देने होंगे, वो जिससे मंगवाया एसेट उस बस वाले को देने होंगे। कल कला को ऐसे भी हो सकता है हम लॉयर को फीस दें इस अरेंजमेंट के लिए, तो जो लॉयर को फीस देंगे वो लॉयर को देंगे, ना कि लेसी लेसर को देगा, तो वो पैसे भी क्रेडिट हो रहे होंगे। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी। इसलिए आज के बाद याद रखिएगा, यहाँ पे कैश के साथ भी कुछ चीजें आ सकती हैं आने वाले वक्तों में। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आ सकता है, लॉयर की फीस भी आ सकती है। उन सबको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इसलिए बताएं लीज लायबिलिटी किस पे मैयर करनी है और राइट ऑफ यूज किस पे मैयर करना है? किसी पे मैयर नहीं करना। वो क्या आया करेगा? बैलेंसिंग आया करेगा। राइट ऑफ यूज में इंक्लूड प्रेजेंट वैल्यू प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस लॉयर फीस, इन सारी चीजों को जमा करके फिर राइट ऑफ यूज की कॉस्ट आया करेगी। ओके जी, 30.5। तो ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रखना है, एसेट को प्रेजेंट वैल्यू पे रखना जरूरी नहीं है, एसेट में कुछ और चीजें भी आ सकती हैं। ओके अच्छा, यकम जुलाई 10, अब पहली दफा किराया कब पे हो रहा है? 31/12/10। जी 31/12/10 को जब किराया पे होगा तो हमारे साल का किराया हमारे साल ही पे हो गया। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। होमवर्क वाला सवाल कितने लोगों का सही हो गया था पहली ट्राई में? ओके इस दफा आपने रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। वो जो लोग 2-3 दिन तक चलाते हैं ना, रोजाना का रोजाना करेंगे, इस दफा आपने जो है वो 4-5 महीने रोजाना का रोजाना करना है। ओके 30/11 जी, 30/11 को बता दें क्या एंट्री होगी? बोले बोले। कैश क्रेडिट, बोले आगे। लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1.3 से। डेप्रिसिएशन की 6-6 महीने बाद एंट्री नहीं करनी, डेप्रिसिएशन की एक ही दफा एंट्री करनी है साल बाद। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें। डेप्रिसिएशन की एंट्री करें। भाई ये चेयर चेंज करा दीजिएगा क्लास के बाद, क्लास के बाद। हाँ जी करनी है, 2 सालों में कर लेंगे, 3 की भी कर लो करनी है। जी लीज की मुद्दत कितने साल है? 3 साल। और
एसेट की लाइफ कितने साल है? 10 साल। तीसरे साल के एंड पर आपने यस और नो बोलना है। सवाल में लिखा हुआ है कि तीसरे साल के एंड पे एसेट लेसी को मुफ्त में दे दिया। भाई सिर्फ मेरी बात सुने। पॉइंट 2, द लीस्ट टाइम एंड यूजफुल लाइफ इज 3 and 10 years। सवाल में लिखा हुआ है कि तीसरे साल के एंड पर एसेट लेसी को मुफ्त में दे दिया जाएगा ताकि बाकी 7 साल भी वो एंजॉय करे बेनिफिट। सवाल में लिखा हुआ है कि तीसरे साल के एंड पर लेसी के पास खरीदने की ऑप्शन है जो मार्केट प्राइस से बड़ा सस्ता मिल जाएगा। नहीं लिखा हुआ। अगर ये दोनों बातें सवाल में नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि जब लीज एंड होगी तो आम हालात में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि एसेट जो है वो वापस कर दिया जाएगा या इसके पास ही रहेगा? वापस कर दिया जाएगा। इस साइड पे बैठ से इधर बैठे हुए हैं, लास्ट रो ग्रीन शर्ट, इधर इधर हो जाए और इधर हो जाए। तो तीसरे साल के एंड पे एसेट लेसी किसको वापस कर देगा? लेसर को वापस कर देगा। तो इसलिए लिख लें क्वेश्चन 1 पे नीचे, क्वेश्चन इज साइलेंट। ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पे लिख लें। क्वेश्चन इज साइलेंट, सो एट एंड ऑफ थर्ड ईयर लेसी विल, बोले रिटर्न, लेसी विल रिटर्न द एसेट टू लेसर। लेसी लेसर को एसेट वापस कर देगा। तीसरे साल के एंड पे लेसी लेसर को एसेट वापस कर देगा। आप बता दें अगर लेसी एसेट लेस अपने पास रखता तो फिर तो 10 साल पे डिप्रिशिएट करना था, लेकिन अभी किस पे डिप्रिशिएट करेंगे? नहीं 3 साल पे नहीं, शॉर्टर पे, शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। तो शॉर्टर इन दिस केस इज ownership will not transfer, so we will depreciate over shorter of 3 and 10 years। जी 30/2011 depreciation debit, accumulated depreciation credit। जी 10.2। ओके अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। Prepare relevant extracts from the balance sheet and related notes, entries तो मांगी नहीं, related notes to the financial statements for 12 along with comparative। ये क्या मतलब है for 12 along with comparatives? कंपैरेटिव में याद रखिएगा कंपैरिजन हमेशा पिछले साल से होता है, ठीक है।
तो जैसे आपके घर मेहमान आते हैं तो बच्चा होता है, कहते हैं माशाल्लाह बच्चा बड़ा हो गया है, तो कितने अगले साल से कंपैरिजन हो रहा होता है, माशाल्लाह छठे साल से, अगर 5 साल का है तो फ्यूचर से कंपैरिजन होता है, पास्ट से कंपैरिजन होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। आपके घर पे आपको कहीं भी वजन बढ़ता जा रहा है तो फ्यूचर से कंपेयर कर रहा है वो, बोले बोले, तो कंपेयर हमेशा किससे किया जाता है, पास्ट से किया जाता है, ठीक है। मुनासिब खाया करें, ओके। अच्छा जी, प्रिपेयर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड, और कुछ नहीं मांगा हुआ। जनरल एंट्रीज बहर आलम जबरदस्ती किए जा रहे हैं धड़ाधड़। अगले साल की एंट्रियां करनी है, एंट्रीज करनी है, एंट्रियां, ओके। 30/12 भाई एरियर का सवाल है, जरा फोकस करें जलाल भाई, ये भाई को उठाएं, ये सीए करने आया हुआ है। हेड्स डाउन की सजा तो बड़ी ज्यादा है, 500 रुपए। अच्छा भाई 200 रुपए थी शायद। 30/12 के साल में जो 2-6 महीने एंड होंगे वो कब कब होंगे? जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो बड़ा कंफर्टेबल है, वो उनको तो पता है 30/12 के साल का क्या मतलब है। वो यकम जुलाई 11 को शुरू होता है, तो 30/12 का साल जो है इसके अंदर जो 2-6 महीने एंड होंगे वो कब कब होंगे? जरा वैसे जबानी सोच के बता दें। 31/12/11 और 30/6/12, 2-6 महीने इस वक्त एंड होंगे। 30/12 के साल में अगर साल एंड होना होता तो कब एंड होगा? 30/12 को। लेकिन 30/12 के साल में अगर 6 महीने एंड होने हैं तो कौन कौन से 6 महीने एंड होंगे? 31/12/11 और 30/12। जबानी भी डेट्स पता होनी चाहिए आगे जाने से पहले। ओके, यू विल नॉट एक्वायर द एसेट अगेन। 31/12/11 और इधर 30/12। ओके, .7 कौन बोल रहा है भाई? सारे जाग के रख रहे हैं क्लास में। ओके नेक्स्ट, लाया बिल्ली टी 5.2 0.8 कैश ओके मैन जी। डेप्रिसिएशन डेबिट और accumulated depreciation credit, how much? 10.2 ओके। भाई राउंडिंग की वजह से थोड़े मसले आते हैं, खैर है उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गलती से अब घर जाके तीसरे साल की एंट्रीज करेगा, तो मैंने कहा तो नहीं फिर भी करेगा, तो फिर तीसरे साल वो डेप्रिसिएशन फिर 10.2 लिख रहा होगा। आप 10.2 को जब जमा करेंगे तो 30.6 आ जाएगा। तो वो राउंडिंग की वजह से फर्क आ रहा है, कोई हर्ज नहीं, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। आप लोग खुद ही कहते हैं थोड़ा बहुत चलता है। ओके, गलत जगह पे अप्लाई करते हैं ऐसे रूल। ओके अच्छा जी, अब भाई बता दें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो हैन ले एग्स, एग बारी बारी, हैन ले एग। ओके, तो बैलेंस शीट में क्या क्या नजर आएगा? राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी। तो राइट ऑफ यूज एसेट विल ले depreciation in profit and loss and lease liability will lay interest in profit and loss। तो profit and loss में लेसी के सवालों में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट और depreciation। ओके जी, 2 सालों के बना लेते हैं बस। प्रॉफिट लॉस नहीं,
BTL, BTL स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड। ओके, फर्स्ट 30/6/2000 बोले। नेक्स्ट 30/6/2012, ये 2 साल बनेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रीसिएशन 10.2 10.2। ओके, जी वॉच शेयर। ये मैं आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ढूंढने का तरीका बता रहा हूं। एज्यूमिंग ईयर एंड इज 30 जून 11। अभी आप लोगों के जहन में ये सवाल नहीं होना चाहिए, अभी आप लोगों का जहन ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। जहन को खाली कर दें और खाली करके सवालों के जवाब दीजिएगा। पेपर में एक सवाल आया, क्वेश्चन आया कि किराया साल में पे हो रहा है और साल के एंड पे हो रहा है, तो मुझे बताएं प्रॉफिट एंड लॉस का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 30/6/11 के साल का किस तारीख को नजर आएगा। साल कौन सा है? 31 दिसंबर 30 जून। अगर साल 30 जून है, किराया कब पे हो रहा है? 30 जून के एंड पे या 30 जून के शुरू में? अगर एंड पे हो रहा है तो एनुअल है, तो कितनी दफा पे हो रहा है किराया? अगर एक दफा पे हो रहा है तो कब पे हो रहा है? एंड पे। तो किस तारीख के सामने नजर आ रहा होगा? 30/11 के सामने, जो 30/11 की डेट, 30/11 की डेट के सामने जो इंटरेस्ट नजर आ रहा होगा उसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कौन सी डेट के सामने वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में? अगर नजर मारें। अगला क्वेश्चन, अगर सवाल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के नहीं, अगर सवाल सेमी एनुअल एरियर का है तो आप मुझे बता दें साल में इंटरेस्ट कितनी दफा पे होगा? 2 दफा पे होगा। और किस वक्त पे होगा? 6 महीने के एंड पे या 7वें महीने के शुरू और 13वें महीने के पहले दिन? 6ठे महीने के एंड और 12वें महीने के एंड पे या 7वें महीने के पहले दिन और 13वें महीने के पहले दिन? 6ठे महीने के एंड पे और 12वें महीने के एंड पे। सारे आंखें इधर रख के बताएं कि ये साल शुरू कब हो रहा है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है वो तो बहुत जल्दी बता देंगे। ये साल शुरू कब हो रहा है? 1 जुलाई 10 को। तो पहले 6 महीने कब एंड होंगे? 31/12/10 को। और दूसरे 6 महीने कब एंड होंगे? 30/6/11 को। तो कितनी डेट्स के सामने हमें इंटरेस्ट नजर आएगा? 2 डेट्स के सामने। कितनी डेट्स के सामने में इंटरेस्ट नजर आएगा? 2 डेट्स के सामने। ओके, अब आप हजरात ने इधर ऊपर नहीं देखना, जबानी मुझे बताना है। एक बंदा कहता है मेरा इधर, एक बंदा कहता है मेरा 30/6/18 ईयर एंड है और मैं साल में किराया एरियर में पे करता हूं। तो 30/6/18 वाले ईयर एंड का अगर साल में किराया एरियर में पे हो रहा तो इंटरेस्ट भी किस दिन नजर आएगा? 30/6/18 को। यही बंदा कहता है मादरत मैं साल में एरियर में किराया पे नहीं कर रहा, सेमी एनुअल एरियर में किराया पे कर रहा हूं। तो इसके इंटरेस्ट किस दिन नजर आएगा? 31/12/17 और 30/6/18। ये बात क्लियर हो गई? समझ आ रहा है ये हो क्या रहा है? कुछ लोग साथ वाले कोनी मार्ग में ये क्या हो रहा था, ये हो की रहा है, ये सवाल का हिस्सा है। ओके, समझ आ गई बात? ओके, कल वाली बात भी आप पूछ लो। कल वाला सवाल क्या था? ये तो लेक्चर 1 था ना, लेक्चर 1 और 2 बल्कि था।
ये कल लेक्चर, ये आज वाला लेक्चर है। कल वाला क्या था? एनुअल था, एडवांस। एज्यूमिंग इन तीनों मिसालों में मैंने क्या एज्यूम किया है? ईयर एंड क्या है? 30/11। तो बताएं यकम जुलाई 10 से लेके 30/11 के साल का इंटरेस्ट 30/11 को पे होगा या 13वें महीने के पहले दिन पे होगा? तो अगर कल जैसा सवाल होता तो फिर हमें इंटरेस्ट किस दिन नजर आता? 30/11 की रात को या यकम जुलाई 12? यकम जुलाई 11 की सुबह, एक दिन बाद, यकम जुलाई 11 की सुबह, इस डेट को हमें क्या नजर आता? इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट शो करने के लिए ये आपको गाइडेंस दे दी है। ऊपर आप लिख सकते हैं हाउ टू सर्च डायरेक्टली इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस। हाउ टू सर्च डायरेक्टली, जहां दिल चाहते हैं वो उठा के लिख देते हैं या बैलेंस शीट की जगह छोड़ के लिखते हैं? अच्छा, हाउ टू सर्च इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे ढूंढते हैं? ओके, दोबारा आप सोचें जरा। हमारा साल 30/11, एक मिनट जरा, हमारा साल 30/11 को खत्म हो रहा है और किराया साल में एक ही दफा पे हो रहा है साल के एंड पे, तो फिर इंटरेस्ट भी किस तारीख के सामने नजर आएगा? 30/11 के सामने। हमारा साल एंड हो रहा है 30/11 को, ठीक है? ऐसे देखें मत, ऐसे सोचें, हमारा साल एंड हो रहा है 30/11 को, 30/11 को हमारा साल एंड हो रहा है और किराया साल में 2 दफा पे हो रहा है। तो अब बता दें अगर किराया एरियर में पे हो रहा है तो फिर किस किस दिन इंटरेस्ट नजर आएगा? 31, 12, 10 और 30/11। अच्छा जी, हमारा सवाल है एडवांस का और किराया साल में एक दफा पे हो रहा है। अब याद रखिएगा किराया एक दफा पे हो रहा है, किराया साल में एक दफा पे हो रहा है एनुअल, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट भी एडवांस में पे होता है। पूरी दुनिया में कहीं इंटरेस्ट एडवांस में पे नहीं होता, वो किराया एडवांस में पे हो रहा है, उसको छोड़ें। अच्छा जी, हमारा साल है 30/11। 30/11 के साल के अंदर जो है वो हमारा किराया एडवांस में पे हो रहा है और एक दफा पे हो रहा है, यानी एनुअल एडवांस का सवाल है। अब बता दें एनुअल एडवांस के सवाल के अंदर 30/11 के साल का इंटरेस्ट 30/11 की रात को पे होगा
30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट एक साथ 11 की सुबह पे होगा, एक साथ 11 की सुबह पे। ये तीन किस्म के सवाल हैं, हमने तीनों किए हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ढूंढने के लिए आपको एक हिंट दे दिया। अगली बात जो आपसे करनी है वो बैलेंस शीट में आके करनी है, लेकिन वो वही सुनहरी असूल है जो लिखवा दिया था, हमारे साल के पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। वो बात अलग है, वो बात अलग है। इंटरेस्ट को ढूंढने का ये आज अलग तरीका बताया आपको, वो बात अलग है। इंटरेस्ट के ढूंढने के लिए आपकी डेट्स के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, तो इसको बार बार जाके जो है वो आपने रिवाइज करना है। ओके, अब आप मुझे, अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरा ईयर एंड 30 सितंबर 12 है, अगर मैं एज्यूम करूं मेरा ईयर एंड 30 सितंबर 16 है, 30 सितंबर 16 है, तो बता दें पहले सिनेरियो में क्या होगा। एनुअल एरियर में, एनुअल एरियर में क्या होगा, इधर देखें बस, एनुअल एरियर एक दफा किराया पे हो रहा है, एंड पे पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट किससे नजर आएगा? बोले बोले, होंठ हिलाएं, कुछ नहीं होता। 30 सितंबर 16। अच्छा, 30 सितंबर 16 को मेरा साल एंड हो रहा है, लेकिन किराया साल में 2 दफा पे हो रहा है। आप बता दें मुझे इंटरेस्ट किस किस तारीख के सामने नजर आएगा? 31 मार्च प्लस 30/9/16। ये एनुअल एरियर का सवाल हो गया, ये सेमी एनुअल एरियर का सवाल हो गया। और मुझे बता दें अगर एनुअल एडवांस का सवाल है, एनुअल एडवांस का सवाल है, तो फिर किराया इधर 12वें महीने के एंड पे हो रहा था, इधर छठे और 12वें महीने के एंड पे हो रहा था, इधर 13वें के पहले दिन, 13वें महीने के पहले दिन। आप बता दें कौन सा दिन बनेगा? 1/10/16। तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन किस डेट के सामने आपने देखना है। ठीक है, ओके, इट्स ओवर। बजाय के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आप इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढें, ये देख रहे हैं मिटाते कैसे हैं। इसको खत्म करें, इसको कहते हैं डी ट्रैक हुआ हुआ बच्चा। जल्दी करें। अब मुझे ये दोनों फिगर्स निकालने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से। जी, किसको ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं? अच्छा, तो फिर ये पीछे क्यों देख रहे थे? ओके, 30 जून 11 का साल है, साल में 2 दफा किराया पे होना है, तो 30 जून 11 के साल के अंदर बताएं सबसे पहला किराया कब पे होगा? 31/12/10 और दूसरा 30 जून। अब 31/12/11 की 31/12/10 की तारीख के सामने जाकर बताएं इंटरेस्ट कितना है, और 30 जून 11 के सामने 1.3। ये डेट बोलें इसकी, जल्दी जल्दी डेट बोलें। आए में तो होंठ लाएं। 31/12/10, 30 से 11। अच्छा, इधर बता दें इधर के लिए कौन कौन से ढूंढे? 31/12/11 और 30 जून 12। 31/12/11 बताएं क्या आ रहा है? ये होता है डायरेक्ट उठाना, यहां से डायरेक्ट बस देख के, प्लस 0.8। जी बोल। 1.9। तो ये मैंने ब्रैकेट में वर्किंग्स शो की हैं, आप ऐसे समझ लें।
जी एनुअल एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? 12वें महीने के एंड पे। बोले बोले बोले, एनुअल एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? सेमी एनुअल एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? छठे महीने के एंड पे। और एनुअल एडवांस का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? 13वें महीने के पहले दिन। दोबारा बोले, एनुअल एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? 12वें महीने के, सोच के बोले, 12वें महीने के आखिरी दिन। और सेमी एनुअल एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? छठे महीने के आखिरी दिन और 12वें महीने के आखिरी दिन। और इसी तरह जो है वो एनुअल एडवांस का सवाल है तो इंटरेस्ट कब नजर आएगा? 12वें के आखिरी दिन नहीं, 13वें के पहले दिन। ओके, बैलेंस शीट राइट ऑफ यूज आप कैलकुलेट कर दें, फिर लीज लायबिलिटी की तरफ मैं आता हूं। BTL SOFP as on okay, non-current assets, the right of use. जी माइनस करें जी 30.5 में से 10.2 कितना? 20.3। ओके, 20.3 में से माइनस करें अगले साल के डेफिसिट 10.2, 10.1। Okay, non-current liabilities, lease obligation, current liabilities, current portion of lease obligation, जी भाई आप ब्लू कैप एंड पे बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं। बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई तारीखी जुमला बोलें। हमारे साल, बैठ जाएं। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का मकसद ये है कि उसके नीचे क्या पड़े होंगे? जब आप हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो फिर नीचे क्या पड़े होंगे? पेबल्स। ओके भाई, हमारे साल में तो 2 पेमेंट्स हैं, कौन सी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी चाहिए? ऊपर वाली या आखिरी पेमेंट? सबसे आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे ना। तो आज के बाद फिक्रे को जरा बेहतर कर ले, हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, क्योंकि सेमी एनुअल का सवाल भी आ सकता है और नीचे आपने नजर मार ली होगी होमवर्क में क्वार्टरली का सवाल है, तो सेमी एनुअल का सवाल भी आ सकता है, क्वार्टरली का सवाल भी आ सकता है। इसलिए क्या करेंगे, हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे। जब हमारे साल के आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो नीचे क्या पड़ी होंगी? पेमेंट्स पड़ी होंगी या लायबिलिटीज पड़ी होंगी? तो अब हमारे साल के आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। जरा मुझे ये बता दें कि हमारा साल है 30 जून 11, तो 30 जून 11 के साल में आखिरी पेमेंट कौन सी हुई है? ये वाली हुई है। तो इस पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। जरा 2-3 बंदे आए, हिम्मत करें, लाइन लगवाएं। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई। जी कौन सा साल है हमारा? 30 जून 11। मैन 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 कौन सा साल है हमारा? तो इसके लिए 30 जून 12 कौन सा साल होगा? और 30 जून 13 और 30 जून 14 और 30 जून 15। अच्छा, तो हमारा साल कौन सा जरा बोले? 30 जून। इसके लिए करंट कौन सा साल होगा? 30 जून 12।
अब 30/12 में ये 2 पेमेंट्स हैं। 30/12 में जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको तो ज्यादा बेहतर पड़ता है, ये भी 12 के साल में गिरा है जी। 30/11 हमारा ईयर एंड है, तो 30/11 अगर हमारा ईयर एंड है तो विद इन 1 ईयर क्या होगा, 30 जून 12, विद इन 1 ईयर क्या होगा, और 1 ईयर से ज्यादा 30 जून 13 14, ओके विद इन 1 ईयर बोले ये 30 जून 12, और मोर देन 1 ईयर या नॉन करंट ये 30 जून 13, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17, ये सारे नॉन करंट में चले जाएंगे। तो 30 जून 12 के साल के लिए बोले 30 जून 11 के साल के लिए बोले करंट क्या है, 30 जून 11 के साल के लिए करंट क्या है 30 जून 12, और 30 जून 11 के लिए नॉन करंट क्या है 30 जून 13, ठीक है। तो विद इन 1 ईयर वाले करंट में चले जाएंगे। ये 2 पेमेंट्स क्यों आ रही हैं, कल तो 1 पेमेंट आ रही थी, क्योंकि सेमी एनुअल का सवाल है। ओके जी बोले, बोलो 4.9 और 5.2 को जमा करें 10.1, और इन दोनों को जमा करने की बजाय आपने देखा हुआ है कि इसके सामने वाली फिगर भी उठा सकते हैं वैसे 11.2। चलें जी नोट करें जी, ऑलरेडी कराची पहुंचे हुए हैं, हाथ खड़ा करें। ओके कहीं आप लोग ड्राइवर के पास बार बार जाके पूछते नहीं रहते अभी कितनी देर रह गई है, फिर तो अभी ओके कितने लोगों की तबीयत में तहम्मुल मिजाजी है, एक बड़ी जरूरी है ये। कितनों की तबीयत में गुस्सा है, 1 2 3 4 5 6 तेरी है, क्यों करते हो गुस्सा। किताबों में लिखा हुआ है कि अब वालिदैन है, कुछ वालिदैन तो चलो सही करते हैं गुस्सा, आपकी हरकतें ऐसी होती है, कुछ वालिदैन बिला वजह गुस्सा करते हैं। तो कहते हैं सामने जब पहलवान आ जाता है वही वालिद गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो पहलवान से डरता है, पहलवान की गाड़ी में गाड़ी मार दे आगे चुप करके खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। तो ये गुस्सा असल में आप अगले बंदे को देख के करते हैं, गुस्सा होता नहीं है। ओके जिस पे जोर चलता है उस पर आप गुस्सा कर लेते हैं। ओके चलें जी, 30 जून 2012, 30 जून 2012 के साल के लिए अगर हमने बैलेंस शीट बनानी है तो क्या करेंगे, 30 जून 12 का साल ढूंढेंगे, 30 जून 12 के साल की पेमेंट ढूंढेंगे। 30 जून 12 के साल की पेमेंट ढूंढेंगे तो 30 जून 12 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे। तो जिस साल की बैलेंस शीट बनानी है उस साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। किस साल की बैलेंस शीट बनानी है, 30 जून 12 की, तो 30 जून 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। ये 30 जून 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। अब जो कुछ 30 जून 13 में है वो क्या है, करंट, वो 2 पेमेंट्स हैं। और 30 जून 14 15 16 में जी करंट बोले 11.2 और नॉन करंट 0, करंट 0 जी। करंट लायबिलिटीज में नीचे लिखें, एडवांस का सवाल, एरियर का सवाल है इसलिए इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा। कल इंटरेस्ट पेबल आया था, आज कौन सा सवाल है, एरियर का। एरियर का सवाल है इसलिए बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा।
ओके, आखिरी सवाल, ये अगला सवाल जरा होमवर्क पढ़ लें। On 1st January 1991, ABCN company obtained a machine on lease with an expected useful life of 4 years on conditions which transfer all risk and reward to company। यानी कि मेजर रिस्क हमारे पास रहेंगे चीज़ को सही कराने का और बाकी सारे। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 50,000 एंड द लीज इज़ फॉर 4 years। A rental of 4291 is payable at the end of each quarter। End of each quarter, एरियर का सवाल है। साल में 2 किराए पे होंगे 4, बोले 2 पे होंगे 4। सो डेट टोटल पेमेंट्स आर, वो लीज पेमेंट उसने दे दी 16 से मल्टीप्लाई करके, खुद ही दे दी। लीज पेमेंट वो जो सबसे ऊपर वाली फिगर है, लीज पेमेंट 36, वो उसने दे दी। 16 को मल्टीप्लाई करके किराए से। द कंपनी डेप्रिशिएट मशीन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, रेट इज 16% पर एनम। ये पर एनम रेट है, इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे, सेमी एनुअल में, क्वार्टर में, तो इंटू 3/12 या 4 से डिवाइड कर दें, जैसे भी आप समझें। तो साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 क्वार्टर आते हैं। साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। तो 16% रेट यूज़ करेंगे या 16% को 2 से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कितने परसेंट रेट आ जाएगा? 4%। तो सवाल में कौन सा होगा? 4% रेट यूज़ होगा। ओके, अच्छा भाई, अब आज के सवाल में भी नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगा हुआ है, और जो हमने क्लास के अंदर पहला सवाल किया था उसमें भी नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मांगा तो नहीं हुआ था, बन सकता है। नाउ व्हाट इज नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। जी, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं? राइट ऑफ यूज और बोले लीज ऑब्लिगेशन, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन। What are the components of financial statements? What are the components of financial statements? जी, स्टेटमेंट ऑफ, जिसको प्रॉफिट एंड, स्टेटमेंट ऑफ जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। अच्छा जी, और बोले जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये FR1 में बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चलें, जिन्होंने FR1 पहले की पढ़ी हुई है, इस दफ़ा नहीं पढ़ी, तो उनको अब इस
FR2 में पढ़ा दी जाएगी। अच्छा आगे स्टेटमेंट ऑफ, ये बनाई थी FR1 में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है FR2 में। ओके नोट्स टू दी, ये किस टॉपिक में बनाए थे FR1 में, किस में, IS 16 में, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके अच्छा भाई ये क्या है, प्रॉफिट एंड, ये क्या है, बैलेंस शीट। इस सवाल में कैपिटल में तो कोई चेंजेस आई नहीं और कैश फ्लो हमारे सिलेबस में नहीं है, पीछे क्या रह गया, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम यूजर को बताते हैं लीज के बारे में। मुझे ये बता दें कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देखकर आपको क्या पता चल रहा है, लीज का इंटरेस्ट रेट कितना है, कहां लिखा हुआ है 5%, कहां लिखा हुआ है 5%। यूजर के पास क्वेश्चन जाएगा या प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, तो जब यूजर के हाथ में प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जाएगा तो उसको इंटरेस्ट रेट पता चलेगा। अच्छा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट से नहीं पता चलती, जैसे बैलेंस शीट के अंदर एसेट मार्केट वैल्यू पे पड़ा हुआ है, आप बताएं वो वैल्यू किससे करवाया, IS 16 की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट के अंदर एसेट मार्केट वैल्यू पे पड़ा हुआ है, वैल्यू किससे करवाया, वैल्यूअर का नाम, अब वो बैलेंस शीट के फेस पे नहीं लिखा होता कि किससे रीवैल्यू कराया, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देते हैं, तो इसलिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए क्या देते हैं, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बना के देते हैं जी, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है अच्छा जी। अच्छा अगर आप आज जाके PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो ये कितने पेज पे बनी होगी, पेजेस, प्रॉफिट लॉस कितने पेजेस पे बना होगा, एक पेज पे, बैलेंस शीट 2 पेजेस पे होती है, जरा लेंथी होती है, स्टेटमेंट इन इक्विटी आधे सफे पे या एक सफे पे बनी होती है, कैश फ्लो एक सफे पे बनी होती है, नहीं कि कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो नहीं है, अच्छा कैश फ्लो एक सफे बनी होती है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 से 40 सफे होंगे, इसमें हर चीज की डिटेल होगी, PPE की डिटेल होगी, लीज की डिटेल होगी, आने वाले दिनों में हमने और टॉपिक्स पढ़ने हैं उनकी डिटेल होगी, तो इसमें चीजों की डिटेल आती है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो है वो बस फिगर्स की जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी डिटेल देने से इनकार कर देते हैं। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी चीजों की डिटेल होगी, हत्ता कि वो जो आप कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रेकअप बनाते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो भी एक पूरी स्टेटमेंट बनती थी, मटेरियल यूज, लेबर यूज, ओवरहेड यूज, वो सारा भी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया होता है। प्रॉफिट लॉस के फेस पे सेल नजर आ रही होगी, लेकिन नोट्स में बताया होगा सेल में लोकल सेल कितनी है, बाहर के मुल्क की सेल कितनी है। तो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 25, 30, 40 सफ़ों के होते हैं, जिन पे ऑर्गेनाइजेशन की सारे और यहाँ से लिंक हुए होते हैं कि प्रॉफिट लॉस में फला जगह से लिंक हुआ है बैलेंस शीट में। तो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन कंपोनेंट है एक। तो इस बारे में एक सवाल अराइज होगा कि अगर हमें पेपर में नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लिया जाए तो उस नोट को बनाने का तरीका क्या है। ओके पहले दिन का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनवा दें, पहले दिन का। लेक्चर नंबर 1 अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 20 मिलियन वाला था। जी बोले, एक एक कितनी पेमेंट्स थी?
जिसको नहीं मिल रहा कोई मसला नहीं, व्हाइट बोर्ड पे मैं बना ही रहा हूं। पॉइंट के 2 डिजिट से 18 पॉइंट 9 पॉइंट 49 पॉइंट 7 18 पॉइंट ओके जी। इसका मैं नोट बनाता हूं अभी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या पसंद करेंगे आप? 31 12 10 का नोट, 11 का, 12 का, 10 का बना लेते हैं पहले साल का। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 12 2000 31 12 10। नोट का नंबर 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। पता नहीं हमारी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस नंबर पे ये नोट आए। फर्ज करें 7 नंबर पे आ रहा है, फर्ज करें, नंबर जो मर्जी दे दें, 7 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। 700वां नंबर नहीं देना। नोट का नाम लीज, नोट का नाम लीज। 7.1 7.2 company has entered into a lease as lessee. Installments of, वही जो सवाल में इंग्लिश है, ₹20 million are payable annually in arrears. Interest rate is, बोलें, 10%। भाई अब आप बड़े हो गए हैं, अब इंग्लिश में बातें लिख के बतानी पड़ेंगी यूजर को। तो ये हमने इंग्लिश में यूजर को लिख के बताया है। क्या लिख के बताया इंग्लिश में यूजर को? कि कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एज लेसी, इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20 million आर पेएबल एनुअली इन, इंटरेस्ट रेट इज 10%। ये पहले लेक्चर का नोट बन रहा है, दाएं वाले को मुतवज्जे कर दें और नोट करवाएं उससे। जल्दी जल्दी करें, सारे करें नोट।
ओके जागते रहना भाइयों। ओके नोट का जर्नल एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। बोले मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। बोले मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अनडिस्काउंटेड, ये डिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड, डिस्काउंट। कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड, डिस्काउंट जी, वो नीचे जगह नहीं थी। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। लीज पेमेंट्स are as follows. Okay. बैलेंस शीट और नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे, बैलेंस शीट और नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमारा साल कौन सा है? हम सिर्फ किस साल का नोट बना रहे हैं फिलहाल? हम सिर्फ किस साल का नोट बना रहे हैं इस साल? 31/12/10। हमारे साल की पेमेंट कौन सी है? हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट हो गई है या होनी है? हो गई है। बाकी सालों की पेमेंट अभी हम किस दिन खड़े होकर यूजर को नोट बना के दे रहे हैं? 31/12/10 को। इस नोट बनाने का मकसद है उसको फिक्रमंद करना। इस नोट बनाने का मकसद है उसको फिक्रमंद करना। फिक्रमंद किस चीज के बारे में किया जाता है? अब्बू को एएफसी के बारे में आप फिक्रमंद करेंगे? बोले बोले बोले, जिस किसी का एक रहता है वो चुप रहे, बाकियों से पूछ रहा हूं। अब्बू को आप एएफसी के बारे में फिक्रमंद करेंगे? क्यों? उसकी फीस आप दे चुके, उसकी फीस आप दे चुके। फिक्रमंद किस चीज के बारे में किया जाता है? फ्यूचर के बारे में किया जाता है, पास्ट के बारे में किया जाता है? बता दें नोट का मकसद क्या है? यूजर को क्या करना? फिक्रमंद करना। फिक्रमंद किसके बारे में किया जाता है? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में क्या फिक्रमंद किया जाता है? यूजर को बताओ 60 मिलियन अरेंज करो, ये फिक्रमंद करना है। यूजर को क्या बताओ, कितना अरेंज करो? 60 मिलियन अरेंज करो। एक साल के अंदर अंदर कितना चाहिए? एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर कितना चाहिए? 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर कितना चाहिए? 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर कितना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फिक्रमंद किसके बारे में करना है? 31/12/10 की पेमेंट के बारे में यूजर को फिक्रमंद करना है या 31/12/11/12/13 की पेमेंट के बारे में यूजर को फिक्रमंद? तो फ्यूचर का नोट बनाना है या पास्ट का नोट बनाना है? फ्यूचर। करंट ईयर का नोट भी नहीं बनाना। कुछ टॉपिक्स होंगे उनमें करंट ईयर का नोट बनेगा। इसमें सिर्फ कौन सा चीजें आएंगी? फ्यूचर। लीज पेमेंट्स आर एज फॉलोज। पेमेंट्स से मतलब ये नहीं कि पेमेंट्स कर दी, सिर्फ फ्यूचर के बारे में हम उसे फिक्रमंद करेंगे। लेस देन 1 year या विद इन 1 year, विद इन 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years, 4 to 5 years, more than 5 years। more than 5 year को इधर डाल दिया करेंगे इकट्ठा। more than 5 year। जी मैं इधर खड़ा हूं, एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? बोले 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 20।
मैं इधर खड़ा हूं, 1 साल के बाद बट 2 साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? नहीं नहीं, अलग अलग शो होगा। 1 साल के बाद बट 2 साल के अंदर अंदर। मैं इधर खड़ा हूं, 2 साल के बाद बट 3 साल के अंदर अंदर कितना पे करना है? 20। यही वाले तीनों 20 उठाने हैं। तू जा, तू जा, तू भी चला जा, बस ये करना है। अच्छा जी, 3 साल के बाद बट 4 साल के अंदर अंदर, 4 साल के बाद बट 5 साल के अंदर अंदर, बोले बोले 5 साल के बाद, बोले बोले 0। इसकी बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, 0 0 0, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल अब बता दें 60 टोटल क्या शो कर रहा है? हम फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद कर रहे हैं या पास के बारे में? इस लाइन से ऊपर क्या है भाई? बूथे ऊपर, बेबाउते है ये ऊपर। अच्छा नहीं, इस लाइन से ऊपर क्या है? इस लाइन से नीचे क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद करना है, पास के बारे में? आसान नोट है, मुश्किल नोट है? बताइए, नोट बनाना आसान है, मुश्किल? ऐसे ही लोग परेशान करते हैं नोट बनाना मुश्किल है। नोट बनाना क्या है? आसान है। सीए में नोट बनाने आए हैं? अच्छा जी, नोट करें जल्दी। नोट बनाना आसान है। आज घर वालों को आप बताएंगे आज मैंने नोट बनाया है। इंट्रो वाले को नोट बनाना इंट्रो वाले को नोट बनाना नहीं सिखाया जाता, वरना वो नोट बनाने लग जाता है, सीए छोड़ देता है। FR2 वाले को नोट बनाना सिखाया जाएगा। हर टॉपिक में नोट बनाना सीखेंगे। कौन सा वाले नोट सोच रहे हैं? इलामा इकबाल वाले? ओके, इस नोट में, ये नोट आई कैप की किताब में 2 तरीके से दिया हुआ है। अभी आई कैप को ईमेल कर दी है, तो आई कैप का रिप्लाई आएगा, तो हो सकता है इस नोट को मुझे चेंज कराना पड़े, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कराना पड़े, लेकिन बहरहाल आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में इसी फॉर्मेट पे दिया हुआ है। ओके, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अच्छा जी, मैच्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या है? मैच्योरिटी एनालिसिस, कैसे कैसे पैसे मैच्योर होने हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल, हाँ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अनडिस्काउंटेड, अनडिस्काउंटेड फिगर्स उठानी है। कैश फ्लोज, या अगर लेसी की बात करूं तो कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज। और नोट बनाने के लिए क्या रूल है? जो बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी के लिए, लेकिन बैलेंस शीट में आपको पता है लीज लायबिलिटी लेस देन 1 और 1 to 2, 2 to 3 अलग अलग शो नहीं होती। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी कैसे शो होती है? लेस देन 1 को करंट कह देते हैं, और इस सारे को, बोले बोले बोले
इसको सिर्फ करंट कह देते हैं सारे को, लेकिन नोट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, नोट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। नोट क्या कर रहा है, डिटेल में जा रहा है, लेस देन 1 को अलग कर रहा है जी। लेस देन 1 का मतलब उर्दू में बताएं, एक साल के अंदर अंदर। बता दें 31 12 11 में एक साल के अंदर अंदर कौन सा साल आएगा, 10 में 11। एक साल के बाद बट 2 साल के अंदर अंदर, ये कौन सा साल आएगा, 2 साल के बाद बट 3 साल के अंदर अंदर। ओके, इसकी अच्छी इंग्लिश कुछ किताबों में ऐसे लिखी हुई है, लेकिन वो पेपर में बड़ा टाइम लग जाएगा। मोर देन 1 बट लेस देन 2, असल ये इंग्लिश है, लेकिन पेपर में लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा इसको। 2 साल के बाद बट लेस देन 3, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर। अच्छा, लेकिन ये नोट भी इतना लेंथी नहीं बनाना। इस स्टेज पे जाके क्या करना है, अगर लीज 50 साल की है तो यहां जाके क्या करना है, मोर देन, तो इसमें 6 7 8 9 सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर पेपर में नोट मांग ले 31 12 11 के साल का, तो क्या करेंगे, ये लाइन कहां लगाएंगे, हमारे साल की पेमेंट के नीचे। जब पेमेंट के नीचे जब लाइन लग जाएगी तो फिर क्या आएगा, टोटल 60 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। इस सवाल का नोट ट्राई करेंगे, सेमी एनुअल का। एक मिनट पहले बता दें, इसका ट्राई कर लेंगे। पहला साल कौन सा है, 23 6 11। आप बता दें एक साल के अंदर अंदर, छः जमा 6 12, और एक साल के बाद बट 2 साल के अंदर अंदर 12। तो इसका नोट छोटा सा इधर बना लेते हैं, मैच्योरिटी, बोले बोले एनालिसिस। पूरा फॉर्मेट नहीं बनाते, ऐसे हिंट सा जी। किस साल का, किस साल का, किस साल का, पहले ये डिसाइड कर लें। 30 से 11 का, तो बोले एक साल के अंदर अंदर कौन सा साल आता है, बोले बोले 11 के बाद एक साल के अंदर अंदर कौन सा साल आता है, 12। तो लेस देन 1 ईयर 12, और 1 to 2 years 12, टोटल 24। खत्म हो गया। 6 6 सेमी एनुअल का नोट बनाना है या नोट एनुअल का ही बनाना है, नोट एनुअल का ही बनाना है। दोबारा जल्दी जल्दी बनाए बनाए, फोकस करें। ऊपर नोट लिखे हैं, नोट, ये नोट मैच्योरिटी एनालिसिस। 12 कैसे आया है, 6 जमा 6। दोबारा देखें, फोकस करें, 1 मिनट दे दें बस, फ्री करें जी। नोट किस साल का बनाने, 30 से 11 का। एक साल के अंदर अंदर कौन सा साल आएगा, एक साल के अंदर अंदर कौन सा साल आएगा, 30 से 12, तो 6 जमा 6 12 जी। नोट किस साल का बनाना है, 30 से, नहीं अभी इसी का 30 से 11 का। तो एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर कौन सा साल आएगा, 30 से 13। तो 13 के साल में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं, 2, 6 जमा 6। प्लीज ये बनाएं। इंग्लिश वगैरह ऊपर उसी तरह लिखनी है। अच्छा, ये जो होमवर्क का सवाल है ना, इसमें एक चीज और डाल लें कि 2 साल की बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस। होमवर्क के सवाल की रिक्वायरमेंट में आए, एक चीज और डाल लें, 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी बनाना है, 91 92 का। होमवर्क का सवाल जरूर करना है।